Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 14th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़ वही है रिगार्डिंग इसराइल एंड हमास वॉर। तो इसराइल ने बेसिकली ये कहा है गाज़ा स्ट्रिप के लोगों से कि जो भी नदन एरिया में रह रहे हैं ये नदन एरिया को वैकेट कर दें। हो सकता है कि जो इसराइल है कि अटैक करने वाले हो नदन एरिया पे, जिसकी वजह से इसराइल ने यहाँ पर लोगों को बताया है कि आप यहाँ पर वैकेट कर दो। तो उसकी वजह से लगभग 1 मिलियन लोगों को कहा गया है कि आपको यहाँ पर वैकेट करना है। तो 20 लाख तो यहाँ पर पॉपुलेशन ही गाज़ा स्ट्रिप की, तो 10 लाख लोगों से ये कहा गया कि आपको वैकेट करना है और 24 आवर की डेडलाइन दी है। तो 24 घंटे में 1 मिलियन लोग अगर वैकेट करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है स्टैम्पीड हो जाए, बहुत लोगों की डेथ हो जाए। यही बात यहाँ पर यूएन ने कही है। Israel's military told some 1 million Palestinians Friday कि आप नदन गाजा को इवैक्यूएट कर दो और सदर्न पार्ट पर चले जाओ। एन अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर अप्लाइंग टू ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन अहेड, कि हो सकता है कि इसके बाद जो यहाँ पर इसराइल है ये इन्वेजन कर दे अगेंस्ट द रूलिंग हमास मिलिटेंट ग्रुप, और हो सकता है कि बेसिकली एक बफर क्रिएट कर दिया जाए गाज़ा स्ट्रिप में। तो जिस तरीके से हमास ने इजरायली लोगों के ऊपर अटैक किया था और उनको होस्टेज बनाकर ले गया था और उसके बाद वीडियोस रिलीज़ की, तो इसीलिए इसराइल आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो तो उसके लिए ही गाज़ा स्ट्रिप में हो सकता है कि एक बफर क्रिएट करे, जिसकी वजह से ये सब कुछ इसराइल कर रहा है, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो यूएन ने वार्न किया है कि बेसिकली इतने सारे लोग अगर 24 घंटे की डेडलाइन में मूव करेंगे तो कैलामिटी जैसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। तो गाज़ा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गाज़ा स्ट्रिप। तो जो नदन पार्ट में लोग रहते हैं, तो इजरायली ने ऑर्डर किया है कि यहाँ पर इवैक्यूएशन जोन है, यहाँ से सब लोग इवैक्यूएट कर जाओ। बाय मूविंग इट्स ट्रूप्स इनसाइड गाज़ा, इजराइल होप्स कि एक बफर क्रिएट हो जाए बिटवीन इट्स सिविलियन एरियाज एंड द स्ट्रिप अंडर हमास, जिसकी वजह से जो अभी हुआ है ये फ्यूचर में ना हो पाए। तो अगर हम बात करें तो जो गाज़ा की पॉपुलेशन है 2 मिलियन की, ये बहुत कम एरिया में सिमट जाएगी अगर नदन एरिया को वैकेट करा दिया गया, जो कि सिर्फ आई थिंक 40 किलोमीटर बचेगा। तो 40 किलोमीटर में लगभग 20 लाख लोग रह रहे होंगे। नेक्स्ट है ईच ब्लास्ट सीम्ड क्लोजर, सायरन वेल नेवर स्टॉप्ड, हैप्पी वी आर होम। तो इंडिया ने इसराइल में जो हमारे सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अजय। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी सबकी अपनी स्टोरीज है, वही स्टोरीज लोगों ने सुनाई है। किलिंग ऑफ 2 स्टूडेंट्स इन मणिपुर, तो मणिपुर का केस हम डिस्कस कर चुके हैं और मणिपुर के सीएम का क्या कहना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसराइल रिलीजेस इमेजेस ऑफ इन्फेंट्स किल्ड बाय द हमास, तो बेसिकली इसराइल को वेस्टर्न सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जिस तरीके से वीडियोस रिलीज़ की गई हैं कि हमास ने जो वीडियोस रिलीज़ की कि हमास यहाँ पर इसराइली लोगों को होस्टेज बनाकर रखा गया है हमास के द्वारा और हमास उनको टॉर्चर कर रहे हैं, तो दुनिया भी ये वीडियोज़ और फोटोज़ देख रही है। तो दुनिया को भी लग रहा है कि हमें इसराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, और इसराइल भी अभी वीडियोज़ दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एंटनी ब्लिंकन को इसराइल ने वीडियो दिखाई कि किस तरीके से हमास का जो एक हमास ने एक इन्फेंट बच्चे को मार दिया जो कि इजरायली सिटीजन था। तो इसकी वजह से और ज़्यादा यहाँ पर इसराइल को सपोर्ट मिलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's ऑफिस ऑल्सो रिलीज्ड ऑन सोशल मीडिया पिक्चर ऑफ अ डेड इन्फेंट इन अ पूल ऑफ ब्लड एंड द चार्ड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, पार्ट ऑफ एन एपरेंट एफर्ट कि बेसिकली ग्लोबल एंगर जो है वो और ज़्यादा हो अगेंस्ट द गाजा मिलिटेंट्स ओवर लास्ट सैटरडेज अटैक। ब्लिंकन जो कि तेल अवीव गए थे, बेसिकली इसराइल की कैपिटल है, और उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने फोटोग्राफ्स देखे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे को मारा जा रहा है, सोल्जर्स को बीहेड किया जा रहा है, जो यहाँ पर यंग पीपल है उनको जला दिया जा रहा है। डिक्लेयर्ड फॉरेनर 6 years ago, वुमेन इन असम गेट्स अ क्लीन चिट, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो एनआरसी के बारे में हम बहुत पहले देख चुके हैं, और एनआरसी टॉपिक अब शायद रेलिवेंट ना भी हो कि अब मेंस में पूछा जाए, पूछा जाना होता तो बहुत पहले पूछ लिया होता। तो आपको यहाँ पर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को लेकर यहाँ पर कुछ रूल्स चेंज किए गए थे। फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर डीएम हेड कर सकता है, ये रूल में चेंज किया गया था। आगे हम चलते हैं। एक अनाउंसमेंट है, यूपीएससी एनालाइजर की मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर बहुत कम टाइम है ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको इसमें क्या क्या अवेलेबल होगा, तो करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, जो कि यहाँ पर सोर्सेज मेंशन है। तो उसके बाद आपको कोई भी सोर्स करंट अफेयर्स के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज होगी, तो बेसिकली जो भी प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी, और 10 एफिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड प्रीलिम्स के बाद एक मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज भी होगी। ये सब कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम में ही इंक्लूडेड है। तो तीनों चीज़ें आपको यूपीएससी एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम में ही मिलेंगी।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पेमेंट कर सकते हो। आपको पेमेंट कहाँ पर करना है उसकी यूपीआई डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एंड देन आपको उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है टू द गिवन ईमेल आईडी। नेक्स्ट है इजराइल ऑर्डर्स अ मिलियन टू वेकेट नॉर्थ। तो बेसिकली हम ये डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पेज पर ही। तो 2800 लोगों की जान जा चुकी है अगर हम इजरायली एंड जो पैलेस्टीनियन लोग हैं दोनों को मिला लें। इजराइल ने हैज़ ऑल्सो ट्रेडेड फायर विद द लेबनन हिजबुल्ला। अब ये हिजबुल्ला क्यों बेसिकली वॉर में आ रहा है? तो हिजबुल्ला क्या है? तो हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कि ईरान सपोर्ट करता है, और ईरान ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट यहाँ पर अटैक किया जा रहा है, और पैलेस्टीनियंस जैसे गाज़ा को पूरा सीज़ कर दिया गया है, पैलेस्टीनियंस को फ्यूल नहीं मिल रहा है, फूड नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो इज़राइल है ये पैलेस्टीनियंस की जो जगह है उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हिजबुल्ला भी वॉर में आ गया था। बस 1-2 मिसाइल्स इधर उधर से छोड़ी गई, उसके बाद ये रुक चुका है वॉर। मतलब उस साइड में वॉर नहीं हो रहा है जो लेबनान की साइड है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मैप देखना है कि लेबनान कहाँ पर है, जॉर्डन कहाँ पर है, सीरिया कहाँ पर है, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल सेड कि यहाँ पर जो हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। हमास का क्या कहना है? हमास पैलेस्टीनियन से ये कह रहा है कि कोई भी अपने घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली जो इजराइल वाले लोग हैं ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा कोहेजन को हार्म हो, जिसकी वजह से ये लोग जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं। तो किसी को कोई अपने घर वैकेट करने की ज़रूरत नहीं, सब अपने घरों में रहो। हमास क्या करता है? हमास एक्चुअली पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको शील्ड की तरह यूज़ करता है खुद को बचाने के लिए, तो कैमोफ्लेज की तरह यूज़ करता है, और ये लोग यूज़ हो रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिटी पेज पर तो एक प्रॉब्लम है जो दिल्ली में स्टबल बर्निंग की, जिसकी वजह से विंटर्स में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन बायो डिकम्पोजर IARI ने बनाया था। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली एक फंगाई होता है, उसके कुछ कैप्सूल्स होते हैं, उसमें जैगरी वगैरह मिलाकर डाल दिया जाता है, और जिसकी वजह से जो स्टबल है ये डिकम्पोज होने लगता है। द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगाई बाई द IARI इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प डिकम्पोज पेडी स्ट्रॉ। लेकिन फार्मर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि फार्मर्स 20-25 दिन तक वेट करें यहाँ पर इस डबल के डिकम्पोज होने तक। तो ये सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप महाराष्ट्र स्पीकर सेज ही कांट डिफीट टॉप कोर्ट ऑर्डर। तो ये किस बारे में लिखा गया है? तो एंटी डिफेक्शन के बारे में। तो एंटी डिफेक्शन में यहाँ पर जो पावर होती है वो एक्चुअली यहाँ पर स्पीकर और चेयरपर्सन के पास होती है, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है कि स्पीकर कितने टाइम में डिसीजन ले। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बताया गया था कि यहाँ पर स्पीकर को एक रीजनेबल टाइम में डिसीजन लेना होता है। अगर आपको ये केस पता है देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन यहाँ पर स्पीकर का ये कहना है कि जस्टिस हरीड इज़ जस्टिस बरीड, तो मैं आराम से यहाँ पर सारी साइड्स को सुनने के बाद डिसीजन लूँगा। एंटी डिफेक्शन आपको पता होना चाहिए 10 शेड्यूल में है, 52nd अमेंडमेंट से आया था 1985 में, उसके बाद 91st अमेंडमेंट से कुछ चेंजेस किए गए थे। तो ये सारे चेंजेस पता होने चाहिए। एंटी डिफेक्शन आपको पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है मेंस के लिए। अगर आपने PDF बाई की होगी तो उसमें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं की तो आपको खुद से एंटी डिफेक्शन एक बार पढ़ लेना है, उसके सारे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, कंसर्न क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इतना काफ़ी होगा। जयशंकर स्पीक्स टू सऊदी मिनिस्टर ऑन ग्रेव सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। तो अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनकी UAE से बात हुई, अभी सऊदी अरेबिया से बात हुई। क्यों बात हो रही है? क्योंकि वेस्ट एशिया में ये पूरा जो क्योस हो गया है वॉर के बाद। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर फ्राइडे स्पोक टू हिज सऊदी काउंटर पार्ट एंड ग्रेव सिचुएशन को यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे इजरायली सिटीज़ के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड अटैक्स हुआ था बाई द हमास मिलिटेंट, और उसके बाद यहाँ पर इसराइल अटैक कर रहा है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। अब इसराइल में यहाँ पर वॉर हो रहा है, तो क्या जो हम इसराइल से मिलिट्री सप्लाईज ले रहे हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि रशिया से जो सप्लाईज आ रहे थे वो तो डिले हो गए हैं, क्योंकि रशिया तो यहाँ पर यूक्रेन के साथ वॉर में इन्वॉल्व है। तो क्या इसराइल के साथ भी ऐसा होगा? तो गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तो नहीं होगा, लेकिन अगर वॉर बहुत लंबा खिंच जाता है तब तो ऑफकोर्स होगा। तो सिप्री के रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि इसराइल से हम जो इसराइल के 37% एक्सपोर्ट होता है आर्म्स का, तो वो इंडिया में आता है। The ongoing Israel-Hamas war is unlikely to have an immediate impact on the Indian military hardware and the space supplies। लेकिन अगर वॉर लंबा खिंचता है तो ऑफकोर्स यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। रशिया से सप्लाईज के ऊपर क्यों इम्पैक्ट पड़ा? तो सिर्फ वॉर एक रीज़न नहीं था, काटसा भी एक रीज़न है। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो बेसिकली ये USA का एक्ट है। USA ये कहता है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से वेपन्स लेगा तो हम उसके ऊपर लगा देंगे काटसा। लेकिन इंडिया ने S-400 लिया, लेकिन इंडिया के ऊपर नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है USA का। तो USA अगर ऐसे लगा देगा तो जो एक्चुअली बाईलेटरल रिलेशन से ख़राब हो जाएंगे।
टेररिज्म अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अ डिवाइडेड वर्ल्ड कांट फाइंड सोल्यूशन टू इट। तो P20 मीटिंग हो रही है। P20 तो एक्चुअली G20 में ही एक समिट होती है, पार्लियामेंट्री 20 समिट, जिसमें मेन फोकस रहा है टेररिज्म के ऊपर। क्यों टेररिज्म के ऊपर मेन फोकस रहा है? क्योंकि हमास ने एक्चुअली यहाँ पर टेररिस्ट अटैक किया अगेंस्ट इसराइल, जिसकी वजह से यहाँ पर टेररिज्म के ऊपर मेन फोकस रहा है कि टेररिज्म से डील करना बहुत ज़रूरी है। और आयरनी सिचुएशन की ये है कि एक्चुअली टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी डेफिनेशन पर भी नहीं पहुंच पाए हैं कंसेंसस से। तो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन और इंटरनेशनल टेररिज्म में एक डेफिनेशन दी थी, लेकिन उस डेफिनेशन को उस समय इंक्लूड ही नहीं किया गया, कंसेंसस ही नहीं मिला उस डेफिनेशन को लेकर। तो बेसिकली यही प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि एटलीस्ट आप एक कंसेंसस तो डेवलप करो डेफिनेशन को लेकर। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की बात की जाती है बाय सम कंट्रीज। Raising a strong pitch against terrorism in all its forms, Prime Minister Narendra Modi on Friday exhorted the world to define and condemn terrorism in one voice as a divided world can't find solutions to problems facing humanity. तो इसराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। The PM further said it was disheartening कि consensus अभी तक अचीव नहीं हुआ है on the definition of terrorism. He said even today जो इंटरनेशनल कन्वेंशन on combating terrorism है, अभी तक consensus नहीं मिला है in the United Nations. द जॉइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, जिसमें टेररिज्म को हर फॉर्म में, उसकी हर मैनिफेस्टेशन को कंडेम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेनोफोबिया। तो बेसिकली जो फॉरेनर होते हैं ना, जो आपके देश से नहीं बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, तो उनके अगेंस्ट प्रेजुडिस होना, इसको बोलते हैं जेनोफोबिया, रेसिज्म एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस, वाइल ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग द कमिटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स टू पीस। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। Thousands in Maoist hit Basta to vote for first time in own villages since independence. अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात की गई तो आप आज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को प्रिपेयर करोगे, नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ ही टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो ऐसा टॉपिक है जो कि ऑल्टरनेट ईयर्स आता ही आता है, तो बेसिकली आपको नोट्स बना लेने हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। Abortion plea, Supreme Court asks aims for fresh report on condition of women fetus. तो इस केस को हम लोग काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं। ये केस क्या है, एक 27 साल की महिला है जिसकी प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अभी उसको एबॉर्शन अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि जो फीटस है वो यहाँ पर वायबल है। तो एक्चुअली यहाँ पर डिलेमा किस बात का है कि प्रो चॉइस या प्रो लाइफ, कि विमेन के पास यहाँ पर चॉइस होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए, या तो प्रो लाइफ, उस अनबॉर्न चिल्ड्रन के भी राइट्स हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पर डिलेमा है। तो इंडिया में जो एक्चुअली हम बात करें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स प्रो चॉइस, कि यहाँ पर वुमेन के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो यहाँ पर अबॉर्ट कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है। तो 20 वीक्स तक अगर यहाँ पर अबॉर्ट कराना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। 24 वीक्स तक कराना है तो यहाँ पर 2 डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 24 वीक्स के बाद कराना है तो यहाँ पर कुछ विमेन को ही अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 इसको थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनमैरिड वुमेन के लिए भी अलाउ कर दिया था कि वो भी यहाँ पर अबॉर्शन करा सकती हैं 24 वीक्स के बाद भी। तो यहाँ पर जो डिबेट है वो है प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ की, एंड दे हैव एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चिल्ड्रन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्टेड सिटीजन्स। बाकी उनका ये कहना है कि उन्होंने थॉरो रिसर्च की और इनको एक भी ऐसा कंट्री नहीं मिला जो कि 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन को अलाउ करता हो, एंड दैट्स फॉर अ गुड रीज़न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके भी तो राइट्स आ जाते हैं, क्योंकि अब जो फीटस है वो तो वायबल हो चुका है, वो तो बॉडी के बाहर भी अब सर्वाइव कर सकता है। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात की है तो लॉ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे बैलेंस मेंटेन किया जाए बिटवीन द प्रो लाइफ एंड द प्रो चॉइस। पार्लियामेंट इन पुटिंग दैट कट ऑफ 24 वीक्स, तो बेसिकली यहाँ पर 24 हफ्ते की कट ऑफ डेट है, और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस में अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फीटस है उसने एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप कर ली हैं। अब हम चलते हैं आगे। व्हेन फॉर्मर इसरो चीफ वॉज टोल्ड टू गेट लॉस्ट, तो आपको बस हमारी कुछ मिशंस पता होने चाहिए। चंद्रयान मिशन इस बार मेंस में आ गया है। आदित्य L1 ये आप प्रिपेयर कर लेना, शुक्रयान प्रिपेयर कर लेना, एंड गगनयान प्रिपेयर कर लेना। तो गगनयान हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है गगनयान। ठीक है, आगे चलते हैं। लीडरशिप बाई कंसेंसस इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है अ कॉल इंट्रैपमेंट एंड डिसेंट इनटू सेक्स ट्रेड। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, तो विमेन के साथ ट्रैफिकिंग हो रही है। अब यहाँ पर ट्रैफिकिंग, तो विमेन को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, ल्यूर कर लिया जाता था। तो पहले जॉब ऑफर्स के साथ किया जाता था, अभी लव को प्रोफेस किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर एक्चुअली इनको ल्यूर करके सेक्स ट्रैफिकिंग कर दी जाती है। तो वही यहाँ पर इशू बताया गया कि अगर हम NCRB का डेटा देखें, इट शोड दैट वेस्ट बंगाल वॉज सेकेंड ओनली टू MP इन दिस प्रॉब्लम, और यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो मिसिंग हो गई हैं। तो कभी भी आप यहाँ पर विमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम लिख रहे हो तो
ट्रैफिकिंग लिखना मत भूलना और डेटा भी मेंशन कर सकते हो। अ क्राइसिस ऑफ पॉलिटिक्स, हमास, ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इस आर्टिकल में आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जो कि आपको नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो कल हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग डिस्कस की थी। तो इंडिया की रैंक 111 था आउट ऑफ 125 नेशंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का बेसिकली ये कहना है जो इनकी मेथोडोलॉजी है वही गलत है। क्यों मेथोडोलॉजी गलत है? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो 3 इंडिकेटर्स हैं चाइल्ड से रिलेटेड है, और इसके बेसिस पर आप ये नहीं बता सकते कि पूरे देश में कितना हंगर है। और एक जो अंडर नरिशमेंट वाला है वो तो एक्चुअली यहाँ पर सैंपल सर्वे सिर्फ 3000 लोगों का ही लिया जाता है। तो इतने कम सर्वे से आप नहीं बता सकते कि कितना हंगर है। तो ये तो मेथोडोलॉजी की प्रॉब्लम है। ठीक है, मेट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को अपना डेटा कलेक्ट करना चाहिए। तो क्या सरकार डेटा कलेक्ट कर रही है? तो ऑफकोर्स अगर हम बात करें तो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 का आपने रिलीज़ नहीं किया। 2012 के बाद अभी तक यहाँ पर डेटा नहीं आया। 2022-23 का डेटा रिलीज़ नहीं हुआ। 2017 का डेटा आपने जंक कर दिया है। तो डेटा रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे का डेटा गलत है तो एटलीस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करो, यही ऑथर का कहना है। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन अक्टूबर द पब्लिकेशन ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, और सरकार हमेशा क्रिटिसाइज करती है कि आपकी मेथोडोलॉजी गलत है। तो 3 ऑफ द 4 इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स आर रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का, ये सिर्फ यहाँ पर 3000 लोगों के सैंपल साइज से निकाला जाता है। अंडर न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द ब्लीक स्पॉट्स। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 67% पॉपुलेशन को कवर करता है, उसके बाद भी हमारे यहाँ हंगर है। प्रॉब्लम क्या है? तो टेक्निकल ग्लिचेस हैं। फॉर एग्जांपल झारखंड में हमने स्टारवेशन डेथ देखी कि यहाँ पर पीडीएस के साथ सिर्फ आधार कार्ड लिंक नहीं था, जिसकी वजह से उनको 1-2 महीने से राशन नहीं मिल रहा था। तो ऑफकोर्स यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसकी वजह से स्कीम्स के बेनिफिट्स हर इंसान तक नहीं पहुँच पाते हैं। और बात यह है जो कैलोरी इनटेक वाला प्रोसेस है ना, इसके एक्चुअली लिमिटेशंस है। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं देखते कि हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। हिडन हंगर क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान की कैलोरी इनटेक तो पूरा हो रहा है कि उसको 2400 कैलोरीज लेनी है, वो 2400 कैलोरीज ले रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ विटामिन जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिंक, मैग्नीशियम, क्या उसके अंदर बॉडी में है? तो ये ज़रूरी है कि बेसिकली हमें ये जो कैलोरी इंटेक वाली डाइट है ना, इससे ऊपर उठकर बैलेंस डाइट्स की तरफ जाने की ज़रूरत है कि जो भी यहाँ पर बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो भी यहाँ पर मिल सके। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर डेटा दिया गया है। नेक्स्ट है हरकॉइट रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया है क्लॉडिया गोल्डन को, जिन्होंने ये बताया कि एक्चुअली यहाँ पर जो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो अपने आप ही फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। थ्रू द पास्ट वीक मोस्ट ऑफ अस हैव सीन और रेड वेरियस ट्रिब्यूट्स, जैसे कि हमने भी यहाँ पर रीड किया था कि इनको मिला है क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको यहाँ पर एडवांस किया है। फॉर एग्जाम्पल 2 तरीके की जॉब्स की इन्होंने बात की है। एक होती हैं ग्रीडी जॉब्स। ठीक है, ग्रीडी जॉब्स वो होती हैं जिसमें आपको हाई सैलरी मिलती है, लेकिन वो जॉब आपसे डिमांड करती हैं कि आप उसको ज़्यादा समय दो। अब फैमिली में यहाँ पर किसी को स्टेप अप करना पड़ता है, किसी को स्टेप बैक करना पड़ता है। क्यों स्टेप बैक करना पड़ता है? क्योंकि भाई यहाँ पर चिल्ड्रन होते हैं, बाकी यहाँ पर एल्डरली लोग होते हैं, उनकी केयर करनी होती है। तो एक यहाँ पर ग्रीडी जॉब्स कर सकता है, दोनों लोग फैमिली में ग्रीडी जॉब्स नहीं कर सकते हैं। एंड बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि विमेन ही एक्चुअली स्टेप बैक करती हैं और वो कहती हैं कि वो घर की यहाँ पर केयर करेंगी, और जो यहाँ पर हस्बैंड्स होते हैं ये एक्चुअली स्टेप फॉरवर्ड करके ग्रीडी जॉब्स ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमेशा इनको ज़्यादा सैलरीज मिलती हैं। ये हाई पेइंग जॉब्स में होते हैं, जबकि विमेन हाई पेइंग जॉब्स में नहीं होती हैं। तो विमेन हमेशा जॉब इसीलिए करती थी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। वो जॉब इसलिए नहीं करती थी कि वो एक्चुअली अपना करियर बना सकें। वो जॉब से खुद की आइडेंटिटी को सीख नहीं करती थी। तो क्वाइट रिवॉल्यूशन किसको बताया गया कि विमेन अब अपनी आइडेंटिटी को सीख करती हैं फ्रॉम देयर जॉब, कि ये जॉब मुझे एक सेल्फ आइडेंटिटी दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जॉब से अब विमेन का ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स देयर करियर। तो शी कंटेंट्स दैट रिवॉल्यूशन अकर जब अमेरिकन विमेन स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि उनको सेंस ऑफ वर्थ मिली अपने काम से, ना कि वो सिर्फ इसलिए काम कर रही थी कि फैमिली के इनकम को सपोर्ट मिल जाएगा। विच इम्प्लाइड शिफ्ट्स इन द एज ऑफ मैरिज एंड प्रोलॉन्ग्ड इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरिंग मार्केट रेलेवेंट स्किल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर डिले इन मैरिजेबल एज हुआ। तो आई होप कि आपको क्वाइट रिवॉल्यूशन समझ में आया हो कि पहले जॉब के लिए सिर्फ काम करना, और दूसरी तरफ हमने देखा कि विमेन करियर के लिए काम कर रही हैं। तो ये जो जॉब से करियर का शिफ्ट हुआ है इसको ही बोला गया है क्वाइट रिवॉल्यूशन। फिर बाकी यहाँ पर क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा
नहीं था, क्योंकि जब एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ शिफ्ट हुई तो विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एक्चुअली ये कम हो गया था। नेक्स्ट है बाबा साहेब कन्वर्जन। तो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात की गई है कि एक्चुअली इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था खुद को बुद्धिज़्म में। क्यों कन्वर्ट कर लिया था? क्योंकि हिंदुज़्म में कास्ट स्ट्रक्चर्स थे, वर्ण थी, जाति थी और अनटचेबल्स को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुज़्म में अब रिफॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो रिफॉर्म नहीं हो सकता तो एक ही सोल्यूशन है, या तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट करो। लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए इन्होंने 20 साल तक इंतजार किया। जब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट हो गए बुद्धिज़्म में। 67 years ago, on October 14, 1956, just 7 weeks before his demise, B.R. Ambedkar, architect of the Indian Constitution and leader of the depressed classes, took the life-changing decision और इन्होंने हिंदुज़म को renounce किया and खुद को बुद्धिज़्म में convert किया। A revered Buddhist monk from Burma initiated Ambedkar, his wife and few lakh people, जो कि यहाँ पर convert हो गए बुद्धिज़्म में। The venue in Nagpur has since come to be recognized as Diksha Bhumi and is a major pilgrimage site for the new Buddhist। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया कि गांधी जी और ये जो अंबेडकर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनके व्यूज़ कैसे अलग थे। फॉर एग्जांपल गांधी जी का ये मानना था कि हिंदुज़म बियॉन्ड रिफॉर्म नहीं है, ठीक है, रिफॉर्म हो सकता है और अगर रिफॉर्म होगा तो ये जो अनटचेबल वाली प्रॉब्लम है सही हो जाएगी। तो अगर हम अपर कास्ट हिंदूज़ को बताएं कि एक्चुअली कितना बुरा हो रहा है अनटचेबल्स के साथ तो वो बदल जाएंगे। लेकिन जो बी आर अम्बेडकर उनको ये लगता था कि जो हिंदुज़म है इसमें रिफॉर्म नहीं हो सकता, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट इज़ द ओनली सोल्यूशन। बाकी गांधी जी ने इनको हरिजन कहा था, ये आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो एज रिगार्ड्स Gandhiji's efforts at integrating the members of the depressed classes whom he called Harijans into the Congress fold, Ambedkar was categorical that it was a trap that the untouchable shouldn't fall into। फिर पूना पैक्ट यहाँ पर साइन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये बुक आपको इनकी पता होनी चाहिए। Ambedkar called the caste system a plant misfortune and added, I would be glad to take a leading part in the destruction of the caste system। अगर हिंदूज़ विलिंग है, उन्होंने इंतज़ार किया 20 साल तक हिंदूज़ इनको विलिंग नहीं देखें, तो इनका बेसिकली ये कहना था कि इंटर कास्ट डाइनिंग, जैसे कि गांधी जी मानते थे कि इंटर कास्ट डाइनिंग होगी, इंटर मैरिजेज होगी तो अपने आप ये जो कास्ट स्ट्रक्चर्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इनका मानना ये था कि एक्चुअली जो कास्ट इनक्वालिटी है ये एक डिजीज़ है और ये एक माइंडसेट है, तो ये सिर्फ इंटर कास्ट डाइनिंग या मैरिज से ख़त्म होने वाला नहीं है। बाउंड बाई हिस्ट्री एंड जोग्राफी, तो एक्चुअली यहाँ पर मालदीव्स की बात की गई है। तो हमने डिस्कस किया था कि मालदीव्स में प्रो चाइना इंसान आ चुका है प्रेसिडेंट बनकर, जिसका नाम है मुइज़ू। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि हमें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रो चाइना इंसान आ गया है और इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया मालदीव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट आए वो इस तरीके से एक्ट तो नहीं करेंगे कि इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब कर लो अपने। क्यों? इंडिया सबसे पास है, तो कोई भी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया सबसे पहले जाएगा। फॉर एग्जांपल सुनामी आई थी मालदीव्स में, इंडिया सबसे पहले हेल्प करने गया था। और चाइना किसी भी कंट्री की हेल्प करता है तो चाइना अपना मतलब देखकर हेल्प करता है, लेकिन इंडिया का एक्चुअली ऐसा नहीं है। इंडिया यहाँ पर बिलीव करता है कि दोनों ही कंट्रीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए, दोनों ही कंट्रीज़ को बेनिफिट मिलना चाहिए। It is being said that the news from Maldives is not good. How true is this? India's footprints in the Maldives are deep-rooted, both historically and in contemporary relations। तो अगर हम बात करें तो मालदीव्स के साथ रिलेशंस अच्छे ही रहे हैं, थोड़े बहुत हिकअप्स रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पर कोई कैंडिडेट आ जाएगा प्रो चाइना तो इंडिया के रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि मालदीव्स जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मालदीव्स में प्रॉब्लम है और ये कहा जा रहा है कि 80% जो मालदीव्स है ये सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा 2050 तक ड्यू टू ग्लोबल बॉइलिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का ही नया नाम रख दिया गया है ग्लोबल बॉइलिंग। इंडिया इज़ द क्लोजेस्ट नेबर एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 नॉटिकल माइल्स। तो अगर मालदीव्स को ज़रूरत पड़ेगी तो कौन सा कंट्री सबसे पहले मालदीव्स की मदद करने जाएगा? इंडिया। तो इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करने का तो कोई तुक बनता ही नहीं है। अब मालदीव्स में ना बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सेस हैं। क्या पैराडॉक्सेस और आयरनी है? 98% जो यहाँ पर लोग हैं वो लिटरेट हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक नेसेंट सिविल सोसाइटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो कि ये कहता है कि कोई भी सुन्नी मालदीवियन सिटीजन नहीं बन सकता है। ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टॉर्टेड लेबर मार्केट है, इनइक्वालिटी है, रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ रहा है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ फैक्टर इन मालदीव्स। इन फैक्ट इट हैज़ बीन द ओनली कॉन्स्टेंट। अर्लियर देयर वॉज ओनली बुद्धिज्म इन सेंचुरी, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इस्लाम आ चुका था। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट ईयर्स मालदीव्स जो है वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था फॉर द एसेंशियल्स और कम्युनिकेशन के लिए भी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेजर फाइनेंशियर है और उसके बाद भी आज भी हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है मालदीव्स की। मालदीव्स इज वेल अवेयर ऑफ द इनॉर्मस स्केल ऑफ कोऑपरेशन विद इंडिया। तो डिफेंस कोऑपरेशन इज लेस कि सिर्फ हमने हेलीकॉप्टर्स उनको नहीं दिए हैं डिफेंस कोऑपरेशन के नाम पर, हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। जो मालदीव्स के ट्रेनर्स हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, सर्विलांस में मदद करते हैं मालदीव्स की। 3 डिफरेंट क्राइसिस हुई, सुनामी आया, यहाँ पर कू हुआ, वाटर शॉर्टेज हुआ, हर बार मालदीव्स ने देखा कि इंडिया ने ही इनकी हेल्प की है।
तो इंडिया रिमेन्स द बिगेस्ट पार्टनर विथ प्रोजेक्ट्स राइट ग्रेटर माली कनेक्टिविटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी फ्यू पीपल नो दैट इंडिया जो है वो असेंशियल आइटम्स भी प्रोवाइड करता है मॉलडीव्स को, जैसे कि राइस, व्हीट फ्लावर, शुगर, पोटैटोज। तो मॉलडीव्स के लिए इंडिया इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ऑन द अदर हैंड जो चाइना है, ये क्यों हेल्प करता है किसी भी कंट्री के लिए? अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए चाइना यहाँ पर डेट ट्रैप में डाल देता है कंट्रीज़ को, जो कि मॉलडीव्स के साथ भी वो कर सकता है। India is steadfast in its commitment towards Maldives and has always walked the extra mile towards building relations. अब क्या हो सकता है आगे? तो प्रेसिडेंट मुइज़ू जो है, मोहम्मद मुइज़ू, एक वेस्टर्न एजुकेटेड इंजीनियर हैं। तो फॉर एग्जांपल इलेक्शंस जब लड़े जाते हैं ना, तो इमोशंस की बात कर दी जाती है कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया आउट कैंपेन कर, हम इंडिया को बाहर कर देंगे। लेकिन जब आप गवर्नमेंट में बैठते हो ना, तो आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर आइडियलिज्म काम नहीं चलता है, वहाँ पर रियलिज्म काम चलता है। तो रियलिस्टिक जो चीज़ें होंगी वही की जाएंगी। तो प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को देखते हुए इनको भी समझ आएगा कि इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब नहीं करने, तो एक्चुअली इंडिया के साथ रिलेशंस नहीं ख़राब करेंगे। तो ज़रूरत ये है कि हमें प्रैग्मेटिक आइडियलिज्म की तरफ जाना है। नेक्स्ट है ईरान हिजबुल्ला होल्ड टॉक्स थ्रेटन इजराइल नॉर्थ। तो बेसिकली ईरान और ये जो लेबनान में हिजबुल्ला है, इनकी आपस में बात हुई और इनका ये कहना है कि हमास के ऊपर अगर यहाँ पर अटैक्स नहीं रुके तो ये भी एक तरफ से वॉर फ्रंट खोल देंगे और ये भी वॉर में आ जाएंगे। तो इन लाइट ऑफ द कंटिन्यूड एग्रेशन, वॉर क्राइम्स एंड सीज ऑन गाजा, ओपनिंग अदर फ्रंट्स इज अ रियल पॉसिबिलिटी। तो बेसिकली इनका कहना है कि हम यहाँ पर अटैक कर लेंगे। ऑस्टिन रीचेस, तो ऑस्टिन कौन है? डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये गए हैं तेल अवीव में और इन्होंने बोला है कि हम आपको सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर देंगे। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जेराल्ड नाम था। तो यूएसएस जेराल्ड R-4 स्ट्राइक, तो ये यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि यूएस इजराइल को दे रहा है असिस्ट करने के लिए इस वॉर में। यूएन का ये कहना 4 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं गाजा स्ट्रिप में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ऑफ फीटल वायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो बेसिकली अगर फीटस वायबल, इसका मतलब क्या है? जो फीटस है वो एक्चुअली यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बाहर सर्वाइव कर सकता है। तो पहले जब रो वर्सेस वेड का जजमेंट आया था यूएसए में, तो उस समय ये जो फीटस वायबिलिटी है इसको कंसिडर किया गया था कि एक्चुअली यहाँ पर जो है इसको हम मानेंगे कि 24 हफ्ते तक जो फीटस है वायबल रहता है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अभी ये 24 हफ्ते, उस समय 28 हफ्ते तक माना जाता था कि वायबल रहता है। अभी यहाँ पर 24 हफ्ते कम हो गया होगा क्योंकि अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। तो NICU होता है जिसमें बच्चे को रखा जा सकता है अगर प्री मैच्योर बच्चा है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात करें तो 20 हफ्ते तक ऑन द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर, 20 से 24 हफ्ते तक ऑन द एडवाइस ऑफ द 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो सेक्शन 3B ऑफ द रूल्स अलाउ करता है 7 कैटेगरीज की यहाँ पर विमेन जो है अबॉर्शन करा सकती है। कौन कौन सी? फोर्स्ड प्रेगनेंसीज, स्टैट्यूटरी रेप इन केस ऑफ माइनर्स और सेक्शुअल असॉल्ट, विमेन विद डिसेबिलिटीज और व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैरिटल स्टेटस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर विमेन मैरिड थी, बाद में डिवोर्स होगी, तो चेंज इन मैरिटल स्टेटस। आफ्टर 24 वीक्स अ मेडिकल बोर्ड मस्ट बी सेटअप इन अप्रूव्ड फैसिलिटीज जो कि अलाउ या डिनाई करेगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटी है। लेकिन ये जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली इसमें फीटल एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन विमेन जो है ये यहाँ पर सफ़र कर रही है फ्रॉम द पोस्टमार्टम डिप्रेशन फ्रॉम द सेकंड चाइल्ड, जिसकी वजह से वो यहाँ पर चाहती है कि उसको अलाउ कर दिया जाए और वो यहाँ पर एबॉर्शन करा ले। फीटल वाइबिलिटी बताया गया कि 1973 में पैक किया गया था कि 28 वीक्स होती है। बाद में अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं तो 20 हफ्ते माना गया। 2005 में एक केस किया था राजस्थान हाई कोर्ट में कि एक्चुअली यहाँ पर जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके भी राइट्स हैं, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द MTP, जो कि ज़्यादा टिल्टेड है प्रो चॉइस की विमेन के पास यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होनी चाहिए। विमेन यहाँ पर डिसाइड कर सके कि उसे रखना है कि नहीं रखना है चाइल्ड, या तो अबॉर्ट कराना है। होस्टेज टेकिंग एस टेरर टैक्टिक। तो बेसिकली यहाँ पर हमास ने किया कि हमास 150 इजरायली लोगों को होस्टेज बनाकर ले गया और हमास का ये कहना है कि आप हमारे ऊपर अटैक करते रहोगे तो हम इन होस्टेजेस को मार देंगे। इजराइल का क्या कहना है कि जब तक हमास इन लोगों को नहीं छोड़ता है तब तक अटैक होते ही रहेगा गाजा स्ट्रिप के ऊपर। तो Hamas fighters who raided southern Israel on October 7 took back into Gaza an estimated 150 Israelis, mostly civilians, including women, children and the elderly. How common are hostage situation? तो बहुत पहले से 1968 से अभी तक बहुत सारे लोगों को होस्टेज बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद होगा तो मसूद अजहर को भी छुड़वाया गया था इंडिया के लोगों को होस्टेज बनाकर, तो ये तो करते रहते हैं टेररिस्ट। तो होस्टेज टेकिंग इज़ फेयरली कॉमन इन अनकन्वेंशनल वॉरफेयर। मॉडर्न डे टेररिस्ट किडनैपिंग और होस्टेज टेकिंग को यूज़ करते हैं कि भाई बार्गेनिंग कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मसूद अजहर को जब छुड़वाना था तो यहाँ पर होस्टेज कर लिया गया था फ्लाइट में लोगों को, और जिसकी वजह से मसूद अजहर को छोड़ दिया गया। बाद में इस इंसान ने कितने सारे अटैक किए थे। हाउ इज़ द क्राइसिस इन गाजा डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर होस्टेज सिचुएशंस? तो एक्चुअली सेम ही है, कुछ डिफरेंस तो है नहीं। तो हमास बार्गेनिंग टूल की तरह यूज़ कर रहा है कि इजरायली जो है अपना रेप्रेजल को सॉफ्टन करें। इजरायलीज विल बी वरीड अबाउट हार्मिंग, कि खुद के सिटीजन्स को कहीं हार्म ना कर दें, क्योंकि होस्टेज बनाकर रखा तो गाजा ही स्ट्रिप में है।
हाउ हैव नेशंस रिएक्टेड टू होस्टेज टेकिंग बाय टेररिस्ट, तो यूएस और यूके की तो पॉलिसी की टेररिस्ट के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं करना है। तो क्या अपने लोगों को मारने देते? नहीं, ऑफकोर्स यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, बैक चैनल टॉक्स करते हैं कि अपने लोगों को तो बचाना ही बचाना है, लेकिन टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करना है। तो इंडिया रिफ्यूज टू फ्री जेल टेररिस्ट आफ्टर द 1995 किडनैपिंग ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट बाई हरकत उल अंसार लीडिंग टू देयर डेथ, बट रिलीज टेररिस्ट मसूद अजहर एंड हिज एसोसिएट, जब यहाँ पर हाईजैक कर लिया गया था IC 814 और तालिबान रूल अफगानिस्तान में इसको लेकर गए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इंडिजिनियस वॉइस रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया, तो बेसिकली जो एबोरिजिनल्स हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोग 10,000 सालों से रह रहे हैं, जब यूरोपियन वहाँ पर गए उससे पहले से रह रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एबोरिजिनल्स की बात ही नहीं करता है। तो एक्चुअली जो लोग यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, जो कि ओरिजिनल वहीं के रेसिडेंट्स हैं, उनकी बात ही नहीं की जाती है। तो ये बात हुई, क्या ये जो एबोरिजिनल्स हैं इनकी वॉइस भी इंक्लूड की जानी चाहिए? तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होता तो एक्चुअली उसके लिए रेफरेंडम होता है। तो रेफरेंडम ही चल रहा है, जिसमें यहाँ पर जो लिबरल पार्टी वो तो यहाँ पर नो कह रही है। ऑस्ट्रेलियंस विल वोट इन अ रेफरेंडम ऑन October 14 टू डिसाइड, क्या कंट्री के जो इंडिजिनस पीपल हैं इनको फॉर्मली कंसल्ट करना चाहिए लॉज बनाते समय। दिस एक्सप्रेशन एबॉरिजिनल, तो बेसिकली जो इंडिजिनस पीपल हैं जो कि यहाँ पर रहते थे बहुत पहले से, यूरोपियन है उससे कई हज़ार साल पहले से, 10,000 साल पहले से। रेफरेंडम आस्क वेदर अ बॉडी कॉल द इंडिजिनस वॉइस टू द पार्लियामेंट शुड बी सेटअप, और वो लॉ मेकर्स को यहाँ पर एडवाइस करें उन लॉज को बनाने के लिए जिसकी वजह से फर्स्ट पीपल की लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा हो। तो एब ओरिजिनल्स का कोई भी मेंशन नहीं ऑस्ट्रेलिया के 122 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एब ओरिजिनल 3.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। हाउएवर जो अपोजिशन पार्टीज हैं जैसे कि लिबरल पार्टी, इनका ये कहना है कि एब ओरिजिनल्स की वॉइस नहीं होनी चाहिए। तो नो कैंपेन हैज़ आर्ग्यूड, क्योंकि जो प्रपोज बॉडी होगी उसमें पता नहीं कितने मेंबर्स होंगे, क्या पावर्स होंगी, तो गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा पावर ना लेगे, इसका इनको डर है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर नो वोट करें। तो आपको इससे क्या जानना है? आपको बेसिकली ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग कैसे है, हमारे में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इनके में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस की बात करें तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है, बर्थ रेट्स ऑफ डिजीज, इन्फेंट मोर्टालिटी है, सुसाइड रेट यहाँ पर डबल है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, लॉरिएट्स, बुक चार्ट्स, वुमेन्स एस्पिरेशंस, तो वही जो हमने डिस्कस किया है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स क्लॉडिया गोल्डन को मिला है, और उन्होंने फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में स्टडी की, ग्रीडी जॉब्स के बारे में बताया, वुमेन को यहाँ पर ग्लास सीलिंग फेस करनी पड़ती है। ग्लास क्लिफ का फिनोमेना, ग्लास क्लिफ का फिनोमेना क्या होता है? तो एक्चुअली जब कंपनी बहुत खराब परफॉर्म कर रही होती है ना, तब विमेन को ऊपर वाली पोजीशन पर बैठा देते हैं कि अगर कंपनी ने खराब परफॉर्म किया तो सब कुछ विमेन के ऊपर डाल दो कि इन्होंने एक रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं की और इरैशनल तरीके से काम किया, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पर डूब गई। तो उसको बोलते हैं ग्लास क्लिफ। और एक इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है जिसमें जो विमेन की सेल्फ वर्थ होती है ना, तो विमेन अपनी सेल्फ वर्थ को कम मानने लगती हैं दूसरों के बेसिस पर, कि दूसरे विमेन को कैसे परसीव कर रहे हैं। तो ये सारे आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, इम्पोस्टर सिंड्रोम, और बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया स्टिकी फ्लोर फिनोमेना, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रीडी जॉब्स, जो कि हमने एडिटोरियल पेज पर देखा, ये जॉब्स वो होती हैं जिसमें आपको हाई सैलरी मिलती है, लेकिन ये जॉब्स डिमांड करती है कि आप ज़्यादा टाइम दो। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि विमेन आपको लीगल प्रोफेशन में नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि लीगल प्रोफेशन यहाँ पर लंबे समय तक कंटिन्यूअस लीगल जॉब में आपको इंक्लूड होना होता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2021 के मेंस में, कि विमेन जो है वो जुडिशरी में बहुत कम क्यों है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि विमेन जुडिशरी में इसलिए कम है क्योंकि आपको 7 साल की कंटिन्यूस लीगल सर्विस करनी होती हैं, और वो भी मिड ईयर्स ऑफ लाइफ में। और मिड ईयर्स ऑफ लाइफ में विमेन को यहाँ पर फैमिली मेंटेनेंस भी करना होता है, जिसकी वजह से विमेन को एक्चुअली यहाँ पर डिलेमा हो जाता है और विमेन यहाँ पर स्टेप बैक कर जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, वही इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट काफ़ी लंबे समय से बात ही चल रही है, अभी फाइनल स्टेजेस में है। जब पूरा फाइनल हो जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। एक्सपोर्ट्स यहाँ पर डिप हुए हैं 2.6% से। G20 फाइनेंस लीडर्स की बात हुई है, जिसमें इन्होंने बात किया कि क्रिप्टो को लेकर हमें रोड मैप बनाने की ज़रूरत है, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली। तो इंडिया ने तो 30% टैक्स लगा रखा है, 1% TDS कटता है, और मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के बारे में कोई मेंशन नहीं किया G20 लीडर्स ने अपने डॉक्यूमेंट में। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि हिंदू एनालिसिस की वीडियो चाहिए, देन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।